हेलो स्टूडेंट्स, आज हम भारतीय राज्यों के एकीकरण और 1956 ईस्वी में उनके पुनर्गठन के टॉपिक में आगे बात करेंगे। 1956 में राज्यों के पुनर्गठन की व्यवस्था में क्या क्या कार्य हुए। तो सबसे पहले हम बात करें भारतीय संविधान के निर्माण की, तो किसी भी देश का स्वरूप उसका संविधान तय करता है। द्वितीय महायुद्ध के दौरान मार्च 1942 में जब कैबिनेट मिशन आया था तो उसने कांग्रेस की इस मांग को स्वीकार कर लिया कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद भारतीयों के प्रतिनिधियों की एक संविधान सभा बुलाई जाए और उसको भारत के लिए नया संविधान बनाने का अधिकार दिया जाए। तदनुसार जुलाई 1946 में संविधान सभा के 210 सामान्य स्थानों और 78 मुस्लिम स्थानों के लिए चुनाव हुए। 9 दिसंबर 1946 को इसकी बैठक होनी थी, परंतु मुस्लिम लीग ने इसमें भाग नहीं लिया। उसकी अलग संविधान सभा की मांग मान ली गई। शेष सदस्यों की बैठक निर्धारित दिन पर शुरू हो गई। संविधान सभा के पास उस समय प्रभुता नहीं थी, यह ब्रिटिश संसद के पास थी। इसके सदस्यों का निर्वाचन प्रांतीय विधान सभाओं ने किया था और बहुत सी देसी रियासतों ने संविधान सभा में अपने प्रतिनिधि भी नहीं भेजे थे, परंतु सरदार पटेल ने अपनी सूझबूझ से नरेशों को प्रतिनिधि भेजने तथा संविधान सभा द्वारा तैयार किए जाने वाले संविधान को मानने के लिए रजामंद कर लिया। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अक्टूबर 1947 में जम्मू कश्मीर के प्रतिनिधि और नवंबर 1948 में हैदराबाद के प्रतिनिधि भी शामिल हो गए। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने स्वतंत्र भारत का नया संविधान पारित कर दिया, जो 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया। नवे संविधान की विस्तृत चर्चा हमने की। इस नए संविधान ने भारत में एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य की आधारशिला रख दी। कालांतर में संविधान संशोधन के द्वारा भारत को प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक धर्मनिरपेक्ष समाजवादी गणराज्य घोषित कर दिया गया। हम बात करते हैं अब दूसरे पॉइंट की, संघात्मक स्वरूप। तो भारतीय गणराज्य की रचना में उसका संघीय स्वरूप महत्वपूर्ण स्थान रखता है। वैसे मॉन्टफोर्ट सुधारों के साथ ही कंपनी ने भारत में संघवाद की बात कहनी शुरू कर दी थी और 1935 के अधिनियम में संघ की व्यवस्था भी कर दी गई थी, परंतु देशी नरेशों और कांग्रेस के मतभेदों के कारण उस समय संघीय व्यवस्था लागू नहीं की जा सकी। वस्तुतः उस समय ब्रिटिश सरकार भारत में बढ़ते हुए राष्ट्रवाद को रोकना चाहते थे और देसी रियासतों को एक प्रतिक्रियावादी शक्ति के रूप में प्रयोग करना चाहती थी। जब भारत स्वतंत्र हो गया तो यह दूरदर्शिता समझी गई कि भारत में एकात्मक सरकार स्थापित न की जाए, परंतु संघीय सरकार की व्यवस्था की जाए। इस बात का भारत के सभी लोगों ने स्वागत किया और जनमत का रुख देखकर देशी रियासतें भी संघ में सम्मिलित होने के लिए तैयार हो गई। इसलिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का एक संघ यूनियन बताया गया, न कि एक संघ। हालांकि भारत में संघात्मक सरकार की स्थापना की गई। इस संबंध में यह तथ्य ध्यान देने योग्य है कि भारतीय संघ अपनी इकाइयों में होते हुए भी समझौते की उपज नहीं है। यह तो भारतीय संविधान सभा में इकट्ठे हुए लोगों के प्रतिनिधियों की उत्पत्ति है। इकाइयों अर्थात राज्यों को केंद्र से अलग होने का कोई अधिकार नहीं है और भारतीय यूनियन अविनाशी है। राज्यों और यूनियन दोनों का संविधान एक ही है और दोनों को संविधान की मर्यादा में रहते हुए ही कार्य करना चाहिए। हम बात करते हैं गणराज्यों की इकाइयों की। तो देसी रियासतों को भारतीय संघ में मिलाने के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल ने छोटी बड़ी रियासतों को मिलाकर उनके संघ बनाए। जो देसी राज्य इस प्रकार के संघों में सम्मिलित होने के लिए तैयार नहीं हुए या उनको तो पड़ोसी प्रांतों में मिला दिया गया अथवा उनको केंद्रीय क्षेत्र घोषित करके वहां का शासन प्रबंध सीधे केंद्र ने अपने हाथों में ले लिया। इस व्यवस्था के बाद
स्वतंत्र भारत में 4 प्रकार के राज्य बन गए। संविधान में प्रांत शब्द को नहीं रखा गया है। भूतपूर्व ब्रिटिश प्रांतों और देसी रियासतों दोनों के लिए राज्य शब्द का प्रयोग किया गया ताकि गणराज्य की इकाइयों में किसी प्रकार का भेदभाव दृष्टिगत न हो और समानता दिखलाई पड़े। 4 प्रकार के राज्यों के लिए क्रमशः क, ख, ग और घ श्रेणी का प्रयोग किया गया। क श्रेणी के राज्यों के अंतर्गत भूतपूर्व ब्रिटिश प्रांतों को रखा गया। इस श्रेणी में निम्नलिखित राज्य थे: असम, बिहार, बम्बई, मध्य प्रदेश, मद्रास, उड़ीसा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बंगाल। ख श्रेणी के अंतर्गत छोटे छोटे देशी राज्यों से निर्मित संघ तथा कुछ बड़ी देशी रियासतों को रखा गया। ये निम्नलिखित थे: हैदराबाद, जम्मू कश्मीर, मध्य भारत, मैसूर, पटियाला तथा पूर्वी पंजाब की रियासतों का संघ, राजस्थान, सौराष्ट्र, त्रावणकोर, कोचीन। ग श्रेणी के अंतर्गत निम्नलिखित प्रदेशों को रखा गया, जिसमें अजमेर, भोपाल, कुर्ग, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, कच्छ, विंध्य प्रदेश, मणिपुर और त्रिपुरा। घ श्रेणी के अंतर्गत अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह को रखा गया। भारतीय गणराज्यों के उपयुक्त चारों श्रेणियों के राज्यों का स्तर एक समान नहीं था। क्षेत्रफल, जनसंख्या तथा आर्थिक संसाधनों की दृष्टि से उनमें भारी असमानता थी। अतः उनकी शासन व्यवस्था भी एक जैसी नहीं थी। केंद्रीय सरकार ने क और ख श्रेणी के राज्यों में पूर्ण उत्तरदायी सरकार की स्थापना की। क श्रेणी के राज्यों में प्रमुख राज्यपाल होते थे, जबकि ख श्रेणी के राज्यों के प्रमुख को राज प्रमुख कहा जाता था। राज प्रमुख के पद पर देशी नरेशों की नियुक्ति होती थी। देशी नरेशों ने राज्यों के संघ बनाते समय यह समझौता कर लिया था कि किस राजवंश के नरेश को राज प्रमुख बनाया जाएगा। राजस्थान के एकीकरण के चौथे चरण में जब जयपुर को भी सम्मिलित किया गया तो जयपुर नरेश को राज प्रमुख बनाने का निश्चय किया गया, परंतु चूंकि मेवाड़ के राजवंश की प्रतिष्ठा सदियों से चली आ रही थी, अतः मेवाड़ के महाराणा को आजीवन महाराज प्रमुख नियुक्त किया गया। यह एकमात्र उदाहरण है जहां ख श्रेणी के राज्यों में शासन के सर्वोच्च पद पर राज प्रमुख के ऊपर महाराज प्रमुख के पद का सृजन किया गया था। इससे स्पष्ट हो जाता है कि देशी रियासतों को भारतीय गणराज्यों की इकाइयों में परिवर्तित करने के लिए किस प्रकार के राजनीतिक कौशल की जरूरत पड़ी होगी। ग श्रेणी के राज्यों में कुछ नियंत्रित उत्तरदायी सरकार की स्थापना की गई। इन राज्यों में शासन व्यवस्था राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त लेफ्टिनेंट गवर्नर अथवा चीफ कमिश्नर द्वारा संचालित होती थी। ग श्रेणी के राज्यों में कोई उत्तरदायी सरकार स्थापित नहीं की गई। इसका प्रशासन सीधे केंद्र के नियंत्रण में रखा गया। हम बात करें एकीकरण तथा लोकतंत्रीयकरण का महत्व, तो भूतपूर्व ब्रिटिश प्रांतों और नरेश राज्यों को मिलाकर जिस भारतीय गणराज्य की रचना की गई, उससे देश की एकता के लिए जो खतरा ब्रिटिश सरकार ने उत्पन्न कर दिया था, उसे सरदार पटेल तथा कुछ प्रगतिशील नरेशों ने मिलजुल कर दूर किया और भारतीय गणराज्य को ठोस आधार प्रदान किया। इस संदर्भ में सरदार पटेल ने कहा था, भारत की भौगोलिक, राजनीतिक और आर्थिक एकता का जो आदर्श शताब्दियों तक दूर का स्वप्न रहा और स्वतंत्रता के बाद भी वैसा ही दूर और कठिनता से प्राप्त होने वाला प्रतीत होता था, अब वह पूर्ण रूप से प्राप्त हो गया। यह परिवर्तन इतने कम समय में और इतनी शीघ्रता से हुआ कि आश्चर्य की बात थी। इस प्रकार हमने भारतीय राज्यों के एकीकरण और 1956 में उनके पुनर्गठन के अगले पॉइंट के बारे में बात की। इस वीडियो में इतना ही।